हेलो एंड गुड आफ्टरनून आप सभी को। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सरफेस केमिस्ट्री का एड्सॉर्प्शन का सेकेंड लेक्चर। इस लेक्चर में आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन की। लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों को याद हो तो हमने बात किया था कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है और क्यों होता है मैकेनिज्म के अंदर। तो बेसिक बातें वहां पर जानने के बाद अब हमें समझना है कि एड्सॉर्प्शन कितने टाइप्स का होता है। एड्सॉर्प्शन की अगर बात करें तो एड्सॉर्प्शन दो तरीके का होता है। ये हो सकता है या तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो, इसी को हम फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं, या फिर ये क्या हो, केमिकल एड्सॉर्प्शन, जिसे हम केमिसॉर्प्शन भी बोलेंगे। तो अब हमें दोनों एड्सॉर्प्शन को समझना है। दोनों एड्सॉर्प्शन को अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस की फॉर्म में समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करूं तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता क्या है इस बारे में अगर बात करें तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था एड्सॉर्प्शन में जो एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे बाइंड कर जाते हैं। और जब भी कोई चीज केवल सरफेस पे बाइंड कर जाए, सरफेस पे रिटेन हो लेकिन बल्क में ना जाए, तो उसी चीज को हम एड्सॉर्प्शन कह रहे थे। तो एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे बाइंड करता है। अब अगर ये बाइंडिंग, ये जो बॉन्ड बना एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच, अगर ये इंटरैक्शन वीक वैंडरवाल इंटरैक्शन है, इन दोनों के बीच जो ये इंटरैक्शन हुई, मान लीजिए ये वीक वैंडरवाल इंटरैक्शन है, तो इस तरह की एड्सॉर्प्शन को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। दूसरी तरफ अगर केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करूं तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होगा, एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स फिर से एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे बाइंड होंगे, लेकिन अब जो बॉन्डिंग होगी इन दोनों के बीच वो वीक वैंडरवाल फोर्सेस नहीं होंगी। अब इन दोनों के बीच की अगर मैं बॉन्डिंग की बात करूं तो इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो एक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होगा। तो अगर कहीं पर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन रहा है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच, तो इस तरह के एड्सॉर्प्शन को हम बोलेंगे केमिकल एड्सॉर्प्शन। और अगर वीक वैंडरवाल इंटरैक्शन प्रेजेंट है दोनों के बीच तो वो होगा फिजिकल एड्सॉर्प्शन। अब आप लोगों को याद हो तो वीक वैंडरवाल इंटरैक्शन का जो फोर्स होता है, जो बॉन्ड होता है, वो बहुत वीक होता है। और अगर एक वीक बॉन्ड बना है एड्सॉर्प्शन के दौरान तो वीक बॉन्ड बनने से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत कम होगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि वीक बॉन्ड का मतलब क्या है, अनस्टेबल बॉन्ड। और अगर अनस्टेबल है कोई स्पीशीज तो उसका एनर्जी लॉस बहुत ही कम हुआ होगा, यानी कि इस एड्सॉर्प्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत कम होगी, और इसका वैल्यू नियर अबाउट 4 to 40 किलो जूल पर मोल के आसपास रहता है। इस एड्सॉर्प्शन में एनर्जी बहुत ही कम रिलीज होती है, जो कि 4 से 40 किलो जूल पर मोल के आसपास रहेगी। दूसरी तरफ केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या बना, एक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बना, स्टेबल प्रोडक्ट बना। अगर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। इसी वजह से इस एड्सॉर्प्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो 40 to 400 किलो जूल पर मोल के आसपास इतनी एनर्जी रिलीज होगी। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है डीसऑर्प्शन का। अब डीसऑर्प्शन क्या होता है, डीसऑर्प्शन को अगर मैं यहां पर समझाऊं तो जैसे मान लीजिए गैस के मॉलिक्यूल आए, सॉलिड के सरफेस पे बाइंड कर गए, और गैस और सॉलिड ने एक तरह का कॉम्प्लेक्स बना लिया यहां पर। अब ये प्रोसेस अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखूं तो ये प्रोसेस फॉरवर्ड में होता है एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस। लेकिन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में बात करें तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या था, जो गैस के पार्टिकल एड्सॉर्ब हो चुके थे वो हमने अलग कर दिए सॉलिड से। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ये प्रोसेस कहलाता है डीसऑर्प्शन का प्रोसेस। तो डीसऑर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्प्शन के उल्टा। एड्सॉर्प्शन में गैस के पार्टिकल सॉलिड पे बाइंड करते हैं, डीसऑर्प्शन में क्या होगा, जो बाइंडेड मॉलिक्यूल थे गैस के वो रिमूव हो जाएंगे। तो डीसऑर्प्शन करने के लिए हमें कोई ना कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहां पर अगर देखें तो यहां पर क्योंकि एड्सॉर्प्शन के दौरान वीक बॉन्ड बना था, तो डीसऑर्प्शन कराने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो बहुत कम होगी, क्योंकि यहां पर वीक बॉन्ड तोड़ना है। यहां पर अगर बात करें तो इन दोनों के बीच, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच एक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है। तो अब डीसऑर्प्शन कराने के लिए स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड को तोड़ना होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड को तोड़ना है तो यहां पर डीसऑर्प्शन के लिए जो एनर्जी की जरूरत होगी ये काफी हाई वैल्यू की एनर्जी की जरूरत होगी,
यहां पर काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी दोनों के बॉन्ड को तोड़ने में। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में केवल इंटरैक्शन है, कोई प्रॉपर बॉन्ड नहीं बना, ये तो केवल वीक वैंडरवॉल इंटरैक्शन है। तो अगर कोई प्रॉपर बॉन्ड नहीं बना तो इस केस में कोई भी नया प्रोडक्ट, कोई भी नया कंपाउंड नहीं बनेगा। नया कंपाउंड कब बनता है? जब रिएक्टेंट आपस में किसी स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड से जुड़े, तो यहां पर कोई कंपाउंड नया नहीं बनेगा। जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्योंकि पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ गए तो यहां पर क्या होता है? एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स की अगर बात करें तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है वो रिवर्सिबल नेचर का है। जैसा अभी मैंने बताया भी था, गैस सॉलिड के सरफेस पे एड्सॉर्ब भी होती है और डिसॉर्ब भी होती है, ये दोनों प्रोसेस हो रही है। इसका मतलब ये कैसी है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि यहां पर कोई प्रॉपर बॉन्ड नहीं बना, वीक इंटरैक्शन है। तो अगर तुम चाहो तो इस वीक इंटरैक्शन को कभी भी तोड़ सकते हो। तो यहां पर प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में जारी है, इसीलिए रिवर्सिबल है। जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन की अगर बात करें तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में प्रोसेस होता है इररिवर्सिबल। अब तुम कहोगे ये इररिवर्सिबल कैसे है? इस बात को एग्जांपल से समझो। मान लो मैंने यहां पर सॉलिड कार्बन का पीस ले लिया ग्रेफाइट की फॉर्म में। अब मैंने क्या किया? इस कार्बन को यहां पर लिमिटेड अमाउंट ऑफ O2 दिया। मैंने यहां पर इस कार्बन को O2 का सप्लाई दिया। कैसा? लिमिटेड। आप लोगों को याद हो, अगर लिमिटेड अमाउंट में O2 मिलता है कार्बन को तो यहां पर क्या बन जाता है? यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां पर क्या होगा? CO का फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां पर एड्सॉर्प्शन हो चुका है, केमिकल एड्सॉर्प्शन है क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना रहे। अब अगर यहां पर मैं डिसॉर्प्शन कराने का ट्राई करूं, अब मैं सोचूं कि यहां पर डिसऑप्शन कराना है, तो डिसऑप्शन कराने के लिए मुझे इस ऑक्सीजन को रिमूव करना है। तो इस ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? यहां पर सिस्टम को हीट देते हैं, और जैसे ही मैं सिस्टम को हीट दूंगा तो यहां पर ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जाता, ये अपने साथ कार्बन को भी ले जाएगा। और कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो यहां से क्या निकलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी। तो मेरे पास इनिशियली पूरा कार्बन ब्लॉक था, लेकिन जब मैं डिसऑप्शन कराऊंगा तो साथ में कुछ कार्बन एक्स्ट्रा निकल जाएगा, तो पूरा का पूरा कार्बन ब्लॉक वापस नहीं मिला। अगर पूरा कार्बन वापस नहीं मिला तो इस बात का सीधा सा मतलब है ये प्रोसेस पूरी तरह से रिवर्सिबल नहीं है। अब यहां पर आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्यों निकला, डिसऑप्शन के दौरान CO कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों निकला? इस बात का सीधा सा रीजन है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है तो MOT ने हमें ये बात सिखाई थी कि यहां पर 3 बॉन्ड बनते हैं, तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, और ग्रेफाइट के अंदर कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो बहुत कम होगा। तो जैसे ही मैं सिस्टम को हीट करूंगा तो पहले कार्बन कार्बन का बॉन्ड ही टूट जाएगा, और कार्बन कार्बन का बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ अलग हो जाएगा, और इस प्रोसेस में मुझे पूरा कार्बन का ब्लॉक वापस नहीं मिलेगा, यानी कि ये प्रोसेस कंप्लीटली रिवर्सिबल नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में कोई प्रॉपर बॉन्ड नहीं बना, केवल वीक इंटरैक्शन है। तो यहां पर अगर कोई प्रॉपर बॉन्ड नहीं बन रहा तो ये जो प्रोसेस होगा वो स्पेसिफिक नेचर का नहीं होगा। जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में यहां पर प्रॉपर केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, तो अगर केमिकल बॉन्ड बनेंगे तो यहां पर रिएक्शन के दौरान हम ये भी चेक करेंगे कि ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी है वो कंपेरेबल है या नहीं, क्योंकि ऑर्बिटल्स का एनर्जी अगर कंपेरेबल होगा तभी तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर जो प्रोसेस होगी वो स्पेसिफिक नेचर की होगी, वहां पर एनर्जी के कंपैरिजन को भी देखा जाएगा कि क्या कोई बॉन्ड बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर बॉन्ड बनेगा तभी केमिकल एड्सॉर्प्शन होगा, वरना केमिकल एड्सॉर्प्शन नहीं होगा। तो इसके बाद एक आखिरी पॉइंट और बचा है। इस आखिरी पॉइंट में अगर बात करूं तो यहां पर मैंने 2 डायग्राम आप लोगों को दिखाए हैं। ये जो डायग्राम है वो केमिकल एड्सॉर्प्शन का है। ये जो डायग्राम बनाया है यहां पर फिगर है, ये केमिकल एड्सॉर्प्शन की है। बी की अगर बात करें तो ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन का है। अब तुम कहोगे मुझे कैसे पता लग रहा है ये केमिकल एड्सॉर्प्शन का है या ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन का? तो ये बात याद रखना कि केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में
जब भी एड्सॉर्बेट की लेयर बनेगी, ये येलो कलर के जो मॉलिक्यूल है वो एड्सॉर्बेट हैं और ब्लू कलर का जो सरफेस है ये एड्सॉर्बेंट है। तो जब भी एड्सॉर्बेट की लेयर बनती है केमिकल एड्सॉर्प्शन में, तो वो हमेशा मोनोलेयर बनाता है। अब सवाल आएगा कि क्यों मोनोलेयर बनाया? क्योंकि केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में केमिकल बॉन्ड्स बनने हैं और एक एटम तभी तक बॉन्ड बनाएगा जब तक उसकी वैलेंसी क्या है? अनसेटिस्फाइड। जैसे ही इसने यहां पर बॉन्डिंग करी, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई और वैलेंसी सेटिस्फाई होने के बाद ये नेक्स्ट अगर कोई लेयर आती है तो उसके साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा। लेकिन फिजिकल एड्सॉर्प्शन की अगर बात करें तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में एड्सॉर्बेट क्या करते हैं? मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाते हैं। यहां पर क्या करेगा? मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर मल्टी लेयर का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? तो मल्टी लेयर का फॉर्मेशन इसलिए हो रहा है बिकॉज यहां पर फिजिकल एड्सॉर्प्शन में वीक वैंडरवाल इंटरैक्शंस रिस्पॉन्सिबल है एड्सॉर्प्शन की, और वीक वैंडरवाल इंटरैक्शन जो होती है वो कुछ डिस्टेंस तक लगती रहती है। तो जितनी दूरी तक ये अट्रैक्शन का फोर्स लगता रहेगा उतनी दूरी तक ये क्या करेगा? लेयर्स बनाता रहेगा एड्सॉर्बेट की। तो हमेशा फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है? मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बनती हैं, जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या बनता है? मोनोलेयर का फॉर्मेशन होता है। इस बात का ध्यान रखना, आगे जाके इस बात को ही बीईटी में भी समझाया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन को समझ चुके हैं कि कितने तरह का एड्सॉर्प्शन होता है। अब हम समझेंगे कि एड्सॉर्प्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आखिरकार कौन से फैक्टर्स हैं जो एड्सॉर्प्शन को बदल सकते हैं, एड्सॉर्प्शन को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। फैक्टर्स की अगर बात करें तो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एड्सॉर्प्शन। सबसे पहला फैक्टर होता है तापमान। तुमने सिस्टम का टेम्परेचर क्या लिया हुआ है, इस बात पर भी एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है। इस चीज को आप फिजिकली देखते भी हैं। गर्मियों में आप अगर देखें तो किसी भी सरफेस पे आपको डस्ट कम दिखता है, जबकि सर्दियों में अगर बात करें तो सरफेस पे डस्ट जो होता है वो ज्यादा होता है गर्मियों के कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसे एड्सॉर्प्शन में चेंज क्यों हुआ, इस बात को समझेंगे टेम्परेचर के फैक्टर में। सेकंड चीज होगा प्रेशर का इफेक्ट। प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा एड्सॉर्प्शन के ऊपर। और तीसरा चीज देखेंगे कि नेचर ऑफ गैस का क्या असर होगा एड्सॉर्प्शन के ऊपर। तो इन 3 फैक्टर्स को हमें समझना है एड्सॉर्प्शन के। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फैक्टर टेम्परेचर के साथ। अब टेम्परेचर के फैक्टर में यहां पर मैं एक एड्सॉर्प्शन का एग्जांपल ले रहा हूं। तुम्हारे पास एक सॉलिड सरफेस है, तो ये सॉलिड सरफेस कैसा काम कर रहा है? ये सॉलिड सरफेस एड्सॉर्बेंट की तरह काम कर रहा है। इसने अपना सरफेस अवेलेबल कराया है गैस के पार्टिकल्स को, और गैस के पार्टिकल्स क्या करेंगे? यहां पर एड्सॉर्ब हो रहे हैं, तो ये काम कर रहे हैं एड्सॉर्बेट का। तो यहां पर अगर हम प्रोसेस देखें तो गैस के पार्टिकल सॉलिड सरफेस पर रिटेन हो रहे हैं, एड्सॉर्ब हो रहे हैं। अब इस प्रोसेस में मुझे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को एक्सप्लेन करना है कि टेम्परेचर किस तरह से एड्सॉर्प्शन को चेंज करेगा। एड्सॉर्प्शन का जो अमाउंट होता है उसे हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं एक्सटेंट की टर्म में। हम हमेशा एक्सटेंट की टर्म्स में एड्सॉर्प्शन को स्टडी करते हैं। अब तुम कहोगे ये एक्सटेंट क्या होता है? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन की अगर बात करें तो ये बराबर होता है x अपॉन m के। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है x अपॉन m। अब x क्या है? x है कितना मास एड्सॉर्बेट का यहां पर बाइंड हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में अगर देखें तो कितना मास गैस के पार्टिकल का एड्सॉर्ब हो रहा है। m क्या है? कितना मास तुमने सॉलिड सरफेस का लिया। यहां पर कितना मास तुमने एड्सॉर्बेंट का लिया। एड्सॉर्बेंट यहां पर क्या है? सॉलिड सरफेस। तो अगर कभी भी एड्सॉर्प्शन को कंपेयर करना है तो हम क्या चाहते हैं कि हम ये देखें कि 1 ग्राम सॉलिड पे कितने ग्राम गैस के मॉलिक्यूल बाइंड हुए। तो मुझे यहां पर सॉलिड के मास को फिक्स करना था, और सॉलिड के मास को फिक्स करने के लिए क्या करते हैं? हम एक्सटेंट की टर्म्स में जाते हैं। एक्सटेंट की टर्म्स में हम क्या करेंगे? हमेशा एड्सॉर्बेंट के मास से डिवाइड कर देंगे एड्सॉर्बेट के मास को। तो यहां पर आई होप एक्सटेंट को आप समझ गए होंगे, एक्सटेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है कंपैरिजन में। अब एक्सटेंट को यूज करें टेम्परेचर को रिलेट करने के लिए, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को आप 2 तरीके से समझा सकते हो। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका अगर देखें तो पहला तरीका है ली चाटलियर का तरीका।
तुम ली चैटेलियर की मदद से भी क्या कर सकते हो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को समझा सकते हो। टेम्परेचर के इफेक्ट को समझाने के लिए यहां पर हमने एक केस लिया है कि गैस के पार्टिकल सॉलिड के सरफेस पे क्या हो रहे हैं, एड्सॉर्ब हो रहे हैं। और मैंने कल के लेक्चर में बताया भी था कि एड्सॉर्प्शन कुछ देर तक तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, उसके बाद क्या होगा, कुछ देर के बाद डिसॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। और जब एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन का रेट बराबर होगा तो यहां पर क्या होगा, एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इस प्रोसेस में भी क्या होगा, एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम कुछ टाइम के बाद मेंटेन हो जाएगा। तो इस रिएक्शन के अगर चेंज इन एंथैल्पी की बात की जाए तो इस रिएक्शन के लिए आप लोग जानते हैं कि एड्सॉर्प्शन जो होता है वो जनरली क्या होता है, एक्सोथर्मिक। एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होने का मतलब इस रिएक्शन में डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। और डेल्टा एच का वैल्यू जब भी नेगेटिव हो तो ली चैटलियर ने बताया था हमें कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे इस रिएक्शन का तो ये रिएक्शन हमेशा कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कभी भी हीट दोगे, टेम्परेचर दोगे तो वो रिएक्शन कहां जाती है, बैकवर्ड में। और बैकवर्ड में जाने का सीधा सा मतलब है कि अब गैस के पार्टिकल डिसॉल्व होना ज्यादा स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहां पर अगर मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देखूं तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर और एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे रिएक्शन बैकवर्ड में आएगा ली चैटलियर के हिसाब से, और रिएक्शन के बैकवर्ड में आने का मतलब है कि अब कम गैस के पार्टिकल एड्सॉर्ब होंगे, और कम गैस के पार्टिकल एड्सॉर्ब होने का मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, कम होता रहेगा। अब यहां पर एक सवाल बहुत कॉमन सा पूछा भी जाता है कि अगर मैं इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे मान रहा हूं तो मुझे पता है हर एक इक्विलिब्रियम की रिएक्शन के लिए एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, ये बराबर होता है के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड के। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन की अगर बात करें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एड्सॉर्प्शन हो रहा है, बैकवर्ड की अगर बात करें तो बैकवर्ड में क्या हो रहा है, डिसॉर्प्शन। तो के इक्विलिब्रियम होगा के एड्सॉर्प्शन अपॉन के डिसॉर्प्शन के बराबर। अब यहां पर मुझे ये बात पता है जैसे ही टेम्परेचर मैं बढ़ाऊंगा इस सिस्टम का तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी, और रिएक्शन जब भी बैकवर्ड में जाती है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू घटता है। तो अब सवाल किया जाता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर यहां पर घट रहा है तो ये बताएं के का वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा। तो यहां पर अगर के वैल्यू की बात करें, के का वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, इसकी अगर बात करें तो के क्या है, रेट कांस्टेंट। यहां पर जो मैं के लिख रहा हूं के ए और के बी, ये क्या है, रेट कांस्टेंट। और आप लोगों को याद हो तो रेट कांस्टेंट आपने काइनेटिक्स में पढ़े थे अरेनियस इक्वेशन में, और अरेनियस के अकॉर्डिंग जो रेट कांस्टेंट होता है वो बराबर होता है ए एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये अरेनियस की इक्वेशन थी, और इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करके यहां पर बताऊं तो रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हर एक रेट कांस्टेंट बढ़ता है। तो यहां पर भी जब भी मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो के का वैल्यू भी बढ़ेगा बिकॉज ये एक रेट कांस्टेंट है, और अगर के की बात करें तो के का वैल्यू भी बढ़ेगा, ये भी रेट कांस्टेंट है बैकवर्ड डायरेक्शन का। लेकिन जो इंक्रीज के की वैल्यू में होगा वो ज्यादा इंक्रीज होगा, जबकि के का वैल्यू उतना इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो ओवरऑल हमारा डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, लेकिन न्यूमरेटर इतना बड़ा नहीं हो पाएगा। और अगर के का वैल्यू बड़ा नहीं हुआ, के डी ज्यादा बड़ा होगा तो ओवरऑल के इक्विलिब्रियम घट जाएगा, और के इक्विलिब्रियम घटने का सीधा सा मतलब होगा ये रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो याद रखना अगर के डी पे सवाल आ जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने पे हर एक रेट कांस्टेंट बढ़ता है, जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट सकता है यहां पर जैसे घट रहा है। तो पहला तरीका तो था ली चैटलियर की मदद से समझा दूं। दूसरा तरीका है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को समझाने का फोर्सेस की मदद से। अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो तुम्हारे पास दो तरीके की फोर्सेस हैं एड्सॉर्प्शन में। दो तरीके की फोर्सेस यहां पर वर्क कर रही है। पहली फोर्स की अगर बात करें तो पहला फोर्स है रेसिडुअल फोर्स। रेसिडुअल फोर्स कल मैंने बताया भी था। रेसिडुअल फोर्स क्या करता है, ये वो फोर्स है जो एड्सॉर्प्शन करवाएगा,
यानी कि ये फोर्स x बाय m के एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये वो फोर्स है जो एड्सॉर्प्शन करवा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो एक और तरीके का यहां पर फोर्स लगता है, वो है थर्मल एनर्जी। यहां पर ये भी फोर्स है थर्मल एनर्जी, या फिर इसी को बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी इसी का नाम है। और आप लोगों को याद हो, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी या थर्मल एनर्जी होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर थर्मल एनर्जी टेम्परेचर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर मैं इसे एड्सॉर्प्शन से जोड़कर बताऊं तो एड्सॉर्प्शन के केस में अगर मैं थर्मल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो मैं एग्जांपल की मदद से ये बात समझाऊंगा। मान लो तुमने एक सॉलिड सरफेस लिया और इस सॉलिड सरफेस पे क्या करना है, तुम्हें गैस के पार्टिकल्स को एड्सॉर्ब कराना है। यहां पर कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं, इन गैस के पार्टिकल को एड्सॉर्ब कराना है। तो यहां पर इनिशियली मैंने क्या किया, इन्हें एक हाई टेम्परेचर पे रखा है, गैस को हाई टेम्परेचर पे रखा। अगर मैंने गैस को हाई टेम्परेचर पे रखा तो इन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। ये पार्टिकल्स ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के होंगे, तो ये पार्टिकल क्या करेंगे, बहुत तेजी से आएंगे और सॉलिड सरफेस के ऊपर से बहुत हाई वेलोसिटी के साथ, हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ पास कर जाएंगे। लेकिन अगर मैं सेम गैस के मॉलिक्यूल्स को एक कम टेम्परेचर की कंडीशन पे रखूं, तो कम टेम्परेचर की कंडीशन पे अगर मैंने सेम सॉलिड पे सेम गैस के पार्टिकल को एब्जॉर्ब कराऊं, तो यहां पर ये पार्टिकल आएंगे सॉलिड की विसिनिटी में। अब ये पार्टिकल कम काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं। जब ये पार्टिकल कम वेलोसिटी के साथ, कम काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेंगे, तो यहां पर ये कम स्पीड से घूमते हुए पार्टिकल्स को पूरा मौका मिलेगा सॉलिड सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब होने का, बिकॉज अब ये स्लो स्पीड से मूव कर रहे हैं। पहले केस में क्या होगा, ये पार्टिकल आएंगे और बहती हवा से निकल जाएंगे, लेकिन अब ये स्लोली आके क्या करेंगे, धीरे धीरे एड्सॉर्ब होंगे। तो यहां पर ये इन पार्टिकल्स का जो एक्सटेंट होगा वो बढ़ जाएगा। तो यहां पर एक बात अगर देखें तो थर्मल एनर्जी जितना कम होगा उतना एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि ये दोनों फैक्टर क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब थर्मल एनर्जी कब ज्यादा होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा हो। टेम्परेचर ज्यादा, थर्मल एनर्जी ज्यादा, पार्टिकल बहुत तेजी से निकल जाएंगे, तो एड्सॉर्ब कम होंगे, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होगा। तो यहां पर अगर देखें तो यहां पर हमारे पास दो तरीके की फोर्सेस हैं। एक तो रेजिडुअल जो हमारा एड्सॉर्प्शन को बढ़ा रही है, और दूसरी क्या है, थर्मल एनर्जी जो एड्सॉर्प्शन को कम कर रही है। तो अगर कंडीशन तुम्हें लो टेम्परेचर की दे, कम टेम्परेचर हो, तो कम टेम्परेचर पे क्या होगा, थर्मल एनर्जी कम होगी, रेजिडुअल फोर्स ज्यादा होगा। और अगर रेजिडुअल फोर्स ज्यादा तो यहां पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। जबकि हाई टेम्परेचर की अगर बात करें तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी, रेजिडुअल फोर्स कम होगा, तो यहां पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां से आई होप ये भी समझ गए होंगे कि गर्मियों में क्यों डस्ट ज्यादा, सर्दियों में क्यों डस्ट ज्यादा एड्सॉर्ब होती है और गर्मियों में क्यों कम डस्ट एड्सॉर्ब होती है। बिकॉज गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होगा, थर्मल एनर्जी ज्यादा, तो एड्सॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। तो आई होप इन दोनों फैक्टर से आप ये समझ गए होंगे किस तरीके से टेम्परेचर और एड्सॉर्प्शन को लिंक करना है। अब हमें समझना है इसमें कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और टेम्परेचर को ग्राफ की टर्म्स में। अभी हमने देखा कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और टेम्परेचर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं यहां पर x बाय m को y एक्सिस पे रखूं और टेम्परेचर को x एक्सिस पे, तो यहां से क्लियरली आप देख सकते हो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के। और अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी x के, तो इस तरीके का कर्व आप लोगों ने कई बार ऑब्जर्व किया है केमिस्ट्री में। तो x बाय m का कर्व बनेगा इस तरीके से। लेकिन जब हम x बाय m वर्सेस टेम्परेचर का कर्व बना रहे थे तो हमें एक कर्व नहीं मिला, दो कर्व मिले, और ये दोनों कर्व दो अलग अलग एड्सॉर्प्शन के लिए थे। इस पहले कर्व की अगर बात करें तो x बाय m डायरेक्टली जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ कम होता जा रहा है। ये सिंपल सा कर्व बना फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में, जो कि हमने थियोरेटिकली निकाला भी था। हमने यही चीज निकाली थी, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये कर्व तो ऑब्जर्व होना ही था।
लेकिन इसके अलावा हमें एक और कर्व भी मिला। यह कर्व मिला किसके केस में? केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में। तो अब ये सेकंड कर्व कैसे आया, इस बात को समझना जरूरी है। सबसे पहले मैं बताऊं तो केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में हमने बात की थी, केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में यहां पर क्या बनेंगे? केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे। केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में क्या बनते हैं? केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। और अगर कभी भी केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं तो केमिकल बॉन्ड तब बनेंगे जब वो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर जाए। जब उन पार्टिकल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने की एनर्जी होगी तभी तो एक बॉन्ड बनेगा, तभी तो कोलिजन इफेक्टिव होगा। तो यहां पर इनिशियली जब मैं सिस्टम को हीट दूंगा तो इस पॉइंट तक ये पार्टिकल्स क्या करेंगे? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को पार करने का ट्राई करेंगे। जैसे ही मैंने पार्टिकल्स को एनर्जी दी तो उन्होंने क्या किया? इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सभी पार्टिकल्स ने धीरे धीरे एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को पार करने लगे। तो जितने ज्यादा पार्टिकल बैरियर को क्रॉस करेंगे उतने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। तो इनिशियली क्या हुआ? ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस करने की वजह से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ता है। लेकिन इस पॉइंट तक क्या था? सारी की सारी एक्टिव साइट्स पर पार्टिकल एड्सॉर्ब हो चुके थे। यहां पर क्या था? सारी की सारी जो भी सॉलिड की एक्टिव साइट्स थी उन सारी साइट्स पर गैस के मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो चुके थे। अब अगर मैं इस पॉइंट के बाद भी हीट देता हूं, टेम्परेचर देता हूं, तो अब मैं जो टेम्परेचर दूंगा, अब मैं इस सिस्टम को जो हीट दूंगा वो टेम्परेचर क्या करेगा? इस बॉन्ड के वाइब्रेशन मोशंस को बढ़ाएगा। जैसे ही मैं यहां टेम्परेचर दूंगा इस बॉन्ड के जो वाइब्रेशन मोशंस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगे। और अगर बॉन्ड बहुत तेजी से वाइब्रेट करे तो वहां पर क्या होगा? एट लास्ट वो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो अगर मैं यहां पर ज्यादा एनर्जी देने लग जाऊं तो जो ये बॉन्ड बना था बहुत तेजी से वाइब्रेट करेगा और वाइब्रेशन तेज होने की वजह से यहां पर क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट का बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पर क्या होगा? डीसॉर्प्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और डीसॉर्प्शन बढ़ने की वजह से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन अब घटने लग गया। तो इनिशियली केमिकल एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा और एक पॉइंट के बाद क्या होगा? वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इन दोनों ग्राफ पे बहुत सारे पेपर्स में सवाल आ चुका है, तो इन दोनों ग्राफ को समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। सवाल कई बार देखा गया है, रिपीट भी हुआ है इन दोनों ग्राफ के ऊपर। अब टेम्परेचर में ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमेशा याद रखना कि अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जाएं तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एड्सॉर्प्शन में। एट वेरी हाई टेम्परेचर फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल एड्सॉर्प्शन में। इस बात को मैं एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पर मान लो मैंने बॉन हेबर प्रोसेस का एग्जांपल लिया। मैंने यहां पर नाइट्रोजन गैस ली और हाइड्रोजन गैस के साथ इसे हीट किया। जैसे ही मैं हाइड्रोजन के साथ इसे हीट करूंगा तो अमोनिया मुझे प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेगा। लेकिन इस प्रोसेस के लिए आप लोगों को याद हो तो इस प्रोसेस के लिए हम क्या करते थे? सॉलिड आयरन को एज अ कैटलिस्ट यूज करते। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करता हूं, यहां पर सॉलिड आयरन को एज अ कैटलिस्ट क्यों यूज कर रहे हैं, यहां पर कैटलिस्ट की तरह क्यों आयरन को यूज कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो मान लो मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक डब्बे में रख दिया और मैं दोनों को हीट करता हूं। यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लिया और दोनों को हीट किया। अब दूसरे केस में मैंने क्या किया? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आयरन के सरफेस पे बाइंड करा दिया। अब मान लीजिए मैंने नाइट्रोजन को यहां पर आयरन के सरफेस पे बाइंड करा दिया, तो अब यहां पर जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आएंगे उनकी यहां पर नाइट्रोजन से कोलाइड करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेकंड केस में, आयरन वाले केस में ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? बिकॉज यहां पर नाइट्रोजन का पोजीशन फिक्स है। पहले केस की अगर बात करें, फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में क्या है? नाइट्रोजन भी मूव कर रहा है, हाइड्रोजन भी मूव कर रहा है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कम है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कोलाइड करें। लेकिन सेकंड केस में हमने क्या किया? नाइट्रोजन को तो आयरन के सरफेस पे बाइंड करा दिया। अब क्योंकि नाइट्रोजन रुक चुका है, सरफेस पे बाइंड हो चुका है,
तो अब हाइड्रोजन के टकराने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी बात को एक बहुत अच्छे एग्जांपल से एक बुक ने समझाया था। इस बुक ने कहा कि अगर मान लीजिए हम फुटबॉल खेल रहे हैं और फुटबॉल में मुझे बॉल को पास करना है, बॉल को पास करना तब ज्यादा आसान होगा जब सामने वाला एथलीट रुका हुआ है। अगर वो भी दौड़ रहा है और मैं भी दौड़ रहा हूं तो बॉल को पास कराना ज्यादा मुश्किल होगा। फर्स्ट केस में दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो यहां पर कोलाइड करना मुश्किल है, जबकि सेकंड केस में अगर देखें तो पार्टिकल रुक चुका है, यहां पर कोलाइड करना ज्यादा आसान है। और जितनी ज्यादा कोलिजन होंगी उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, और कैटलिस्ट का यही काम है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आयरन को यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। अब इस रिएक्शन को मैं इस पॉइंट को समझाने में क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि इस रिएक्शन की अगर बात करें तो अगर मैं टेम्परेचर को मान लीजिए 77 केल्विन के आसपास रखूं, तो 77 केल्विन पे ये जो प्रोसेस है नाइट्रोजन का आयरन के सरफेस पे बाइंड करने का, ये प्रोसेस रहता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन की फॉर्म में। नाइट्रोजन जो है वो फिजिकली एड्सॉर्ब होती है आयरन के सरफेस पे। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाकर 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास ले जाऊं तो यहां पर क्या होता है, नाइट्रोजन अब आयरन के सरफेस पे बाइंड होगी विद केमिकल एड्सॉर्प्शन। अब केमिकल बॉन्ड बना के क्या करेगी, नाइट्रोजन बाइंड करेगी आयरन के सरफेस पे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे अब सिस्टम के पास इतनी एनर्जी है कि वो NN के ट्रिपल बॉन्ड को, नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को क्या करा सके, माइग्रेट करा सके। तो यहां पर वेरी हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, नाइट्रोजन का जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या करता है, वो डोनेट करना, शेयर करना स्टार्ट कर देता है आयरन के एटम्स के साथ। और हमें पता है अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, अगर ये डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। MOT ने ये बात बताई थी कि इसके पास अगर इसे डोनेट करना है नाइट्रोजन को तो ये बॉन्डिंग से करेगा, और अगर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से डोनेट करता है तो हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। और यही बात हम यहां पर देख भी सकते हैं, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। अब नाइट्रोजन आयरन के सरफेस पे लॉक हो चुका है, इसके बाद क्या करेगा, हाइड्रोजन आएगा, और हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करेगा नाइट्रोजन के साथ। और जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करेगा तो अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले सकता है केवल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर हमें पता है और भी कम हो जाता है। और ये बात आप यहां पर देख सकते हो, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर और भी कम हो गया। ऐसे ही क्या करेंगे, बाकी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स भी आएंगे, वो भी टकराएंगे, और यहां से कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे NH3 गैस इसके सरफेस से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो याद रखना ये एक एग्जांपल है जहां पर लो टेम्परेचर पे तो प्रोसेस फिजिकल एड्सॉर्प्शन था, लेकिन हाई टेम्परेचर पे किस में कन्वर्ट हो गया, केमिकल एड्सॉर्प्शन में। तो आई होप आप लोगों को बेस क्लियर हो गया होगा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है एड्सॉर्प्शन पे। इसके बाद अगर बात करें तो अगर आप लोगों को बेस क्लियर है तो इस सवाल को ट्राई करना। इस सवाल में वो क्या पूछ रहा है, इस सवाल में पूछ रहा है कि टेम्परेचर का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, और यहां पर हमने कर्व किस किस के बीच बनाया है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर का कर्व बनाया है सेम गैस के लिए 3 अलग अलग टेम्परेचर पे। तो तीनों टेम्परेचर का हमें बताना है ऑर्डर क्या होगा। तो तीनों टेम्परेचर का ऑर्डर निकालने के लिए क्या करो, प्रेशर को फिक्स करो। प्रेशर को फिक्स करने के बाद तुम्हें y एक्सिस पर 3 वैल्यूज मिलेंगी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन की। यहां पर तुम्हें T1 टेम्परेचर पे फर्स्ट वैल्यू मिलेगा, T2 टेम्परेचर पे सेकेंड, और T3 टेम्परेचर पे थर्ड। तुम यहां पर क्लियरली देख सकते हो x/m की तीनों वैल्यूज को अगर कंपेयर करें तो फर्स्ट वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर सेकेंड, फिर क्या है, थर्ड। तो यहां पर फर्स्ट वैल्यू सबसे बड़ी, फिर सेकेंड और फिर थर्ड। और ये बात भी आप लोगों को क्लियर है कि टेम्परेचर और x/m एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली। तो अगर फर्स्ट केस में सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो यहां पर टेम्परेचर सबसे कम होगा। इस केस में T1 टेम्परेचर सबसे कम होगा, फिर T2 होगा और सबसे ज्यादा होगा T3 के केस में।
क्योंकि यहां पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, इसीलिए थर्ड केस में एड्सॉर्प्शन भी क्या है, सबसे कम। तो यहां पर हमने क्या किया है, पहले फैक्टर को कवर कर लिया एड्सॉर्प्शन के, वो था टेम्परेचर। अगली क्लास में क्या करेंगे, प्रेशर को कवर कर लेंगे। प्रेशर के लिए हमें पता है दो आइसोथर्म्स को हमें पढ़ना है, उन दोनों आइसोथर्म्स को अगली क्लास में कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।